अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट में हूं सैयद समर अब्बास। क्या मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर माजी के किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है? क्या नवाज शरीफ किसी सूरत भी किसी को मुआफ करने को तैयार नहीं? नवाज शरीफ अपने खिलाफ होने वाली मुबैना साजिश के तमाम किरदारों के बजाय सिर्फ मखसूस किरदारों को कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। इस मुमकिन इकदाम की झलक आज खुद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से दिए जाने वाले बयानात में दिखी। जब नवाज शरीफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए 2017 में उनकी चलती फिरती हुकूमत को घर भेजने पर नाराजगी का इजहार किया, लेकिन साजिश बुनने वालों से ज्यादा साजिश का हिस्सा बनने वालों को आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ ने बज़ाहिर चंद किरदारों को क्लीन चिट देते हुए जजों को कटहरे में खड़ा करने का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। ताहम साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी लाने वालों को बराबर का जिम्मेदार करार दे डाला। 2017 से आज तक मुसलसल मेरे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ जो सिलसिला चलता रहा है सजाओं का, वो कुछ ही देर पहले खत्म हुआ। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की? ऐसे बंदों को लाने के भी हम खुद जिम्मेदार। वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार थे। नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर माजी के गड़े मुर्दे उखेड़ने की वजह क्या हो सकती है, इस मुतालिक कुछ वाज़ेह कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम नवाज शरीफ के इस बयान ने एक बार फिर पुराना पंडोरा बॉक्स जरूर खोल दिया है और अपने कायद के नक्शे कदम पर चलते हुए दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी 2017 के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने को नून लीग और नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड न दिए जाने से अथी कर दिया है। सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं, जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती। यानी नवाज शरीफ भी बिलावल भुट्टो जरदारी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ही सब में आ खड़े हैं, जहां से एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की दुहाइयां दी जा रही है और कानूनी चैलेंज खत्म किए जाने के मुतालबे सामने आ रहे हैं। कानूनी तौर पर वो अपने मुखालिफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरह नाअहल भी हैं और मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी तौर पर भी नवाज शरीफ के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ होने की सरगोशियां तो जरूर हो रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ और मुखालिफिन की हिकमत अमली नवाज शरीफ की इस मंजिल को नामुमकिन तो नहीं ताहम मुश्किल जरूर बना सकती है, जिसका खुलकर ऐलान एक रोज कबल साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने किया। इनके बकौल नवाज शरीफ नहीं बन सकेंगे। दोबारा भी आप मुस्लिम लीग नून के साथ काम देखिए ना, चेस बोर्ड क्या है। चेस बोर्ड पे 172 ना PMLN ले सकती है, ना PPP ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। तो जरूरी थोड़ी है कि PMLN लीड कर रही हो। तो आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब लीड नहीं करें? मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। इंडिपेंडेंट्स? इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर पार्टी, पीपल्स पार्टी भी है। आप हमें क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? भाई पहले उनको हमने मौका दिया, अब हमारा चांस है, उनका काम है हमें मौका दे। सियासी जोड़ तोड़ और राब्तों मुलाकातों से हटकर 16 माह की PDM हुकूमत की कारकर्दगी भी नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। हालिया दिनों में पंजाब में होने वाले सर्वेज में भी इंदिया दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की कबूलियत हो तो हो, मकबूलियत वैसी नहीं जैसी कभी हुआ करती थी। और इसी हकीकत की बुनियाद पर नून लीग को यकीनी तौर पर एक चैलेंज का सामना है, जिसका इजहार बहुत अरसे बाद सियासी पेशगोइयों के सरकर्दा किरदार शेख रशीद ने भी की है। इनके बकौल नवाज शरीफ का मरी में टहलना रायगां जाएगा और इंतखाबात में उनको लग पता जाएगा। ये वैसे ही फिर रहे हैं, मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं। ये आप वोट लेने जाएंगे, या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा। गश और हश का मुकाबला। अवामी हिमायत और इस हिमायत को वोट बैंक में बदलने के लिए नून लीग को इस बयानिए की भी जरूरत है, जो फिलहाल नापैद ही दिख रहा है। और इस बयानिए को अमली शक्ल देने के लिए नून लीग ने इस मंशूर की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत में आने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। तमाम अमूर पर बात करेंगे अब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के कन्वीनर इरफान सिद्दीकी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। सबसे पहले तो बताएं सर कि आज नवाज शरीफ साहब ने फिर से लाहौर जलसे के बाद पहली मरतबा जब आवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए हैं, बीच में तो वो रिकॉर्डेड उनकी चीज़ें चलती रही हैं, फिर उन्होंने एहतसाब का नारा लगा दिया है। लेकिन ये कोई सेलेक्टेड एहतसाब की बात हो रही, सिलेक्टिव एहतसाब की बात हो रही है। पहले वो बात करते थे जर्नैलों और जजों के एहतसाब की, आज उन्होंने सिर्फ
मामला जो है वो महदूद करके जजों को वो कटहरे में लाना चाह रहे हैं, तो क्या ये महदूद किस्म का कोई एहतसाब होगा? देखिए, जो कुछ मियाँ साहब ने आज कहा है ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं कही है। उन्होंने जो 4 साल जलावतनी के बाद वतन तशरीफ़ लाए थे और मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब किया था, बिल्कुल यही नैरेटिव दिया था। उन्होंने माजी की कहानी बयान की थी और फिर ये कहा था कि मुल्क को पटड़ी से उतार दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क जहाँ तक पहुँच गया है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा और ऐसे ही जमहूरी हुकूमतों के साथ होता रहा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज उन्होंने फिर माजी की कहानी बयान की है और बताया है कि क्या क्या मज़ालम उन पे भी हुए और उसके साथ साथ कौम व मुल्क पे हुए और किस तरह इलेक्शन रिग किए गए और किस तरह एक हारी हुई पार्टी को हुकूमत दी गई। तो उन्होंने दरअसल यही पैगाम दिया है जिसको वो वोट को इज़्ज़त दो कहते रहे हैं कि जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं दी जाती, वोट की हुक्मरानी नहीं होती, अवाम की हुक्मरानी नहीं होती और ये खेल तमाशा जारी रहता है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम जजों का एहतसाब तो करेंगे या जर्नैलों का नहीं करेंगे या जर्नैलों का करेंगे और फलां। एहतसाब की तो मेरा ख्याल नहीं है, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी है, कोई ऐसी बात कही हो कि हम इन्हें कटहरे में लाएंगे या इनका एहतसाब करेंगे। उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए हैं, लोगों को बताया है कि ये कुछ होता रहा है। अब उनकी तरजीहात क्या हैं वो भी उन्होंने बताई हैं कि मुल्क को इस दलदल से निकालना है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते, ये सारे मसाइल उन्होंने बयान किए हैं। बरामदात किस तरह बढ़ानी है, ताजरों को किस तरह से बूस्ट करना है, सनत को कैसे आगे लेके जाना है, ये बुनियादी एजेंडा है जो उन्होंने तज़किरा किया है जजों का या रिगिंग का या RTS के फेल होने का। वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, उन्होंने बयान किया। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा जब वज़ीर-ए-आज़मों को जेल में डाला जाएगा, तो एक वज़ीर-ए-आज़म आज भी जेल में बंद है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब उस वज़ीर-ए-आज़म की बात भी कर रहे हैं जो आज जेल काट रहा है? देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक जितने भी वज़राए आज़म जेलों में गए हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल एलिगेशन इल्ज़ाम के तहत गए हैं। जो खान साहब जेल के अंदर हैं वो पॉलिटिकल सियासी मामले में जेल में नहीं हैं। उन्होंने 9 मई को इस मुल्क के अंदर एक फसाद बपा किया था, यलगार की थी, एक कंस्पायरेसी इस्टेब्लिश हुई है। उस कंस्पायरेसी में हिस्सा लेने वाले कुछ फौजी जर्नैलों को, अफसरों को फारिग कर दिया गया है। सिविलियन जो इसमें इन्वॉल्व थे उन पे मुकदमात कायम हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। ये पॉलिटिकल मामला नहीं। साहब, इस वक्त खान साहब जो हैं वो 9 मई के केस में जेल में नहीं है मेरी तरह के मुताबिक। वो तो नैब का केस है, एक तोशाखाना वाले केस में उनको सजा हुई थी। अब जो है नैब का 190 मिलियन वाला केस है और दूसरा साइफर केस की वजह से वो जेल में है। 9 मई के केस की वजह से वो जेल में नहीं है। अच्छा, साइफर पर भी अगर आ जाएं आप, साइफर कोई पॉलिटिकल केस है? किसी मुल्क में अगर कोई भी वज़ीर आज़म किसी खुफिया दस्तावेज़ को इस तरह बाज़ारों में लेके आएगा तो वो सियासी केस होगा। कोई ज़रा करके देखे किसी मुल्क के अंदर। आप छोड़ दें 9 मई को, 9 मई की FIR दर्ज है उन पे, उस पर वो ज़मानत में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर केस ही नहीं है दर्ज। लेकिन उसको एक तरफ छोड़ दें, साइफर पे ही बात करें। क्या साइफर कोई सियासी केस है? या किसी भी वज़ीर आज़म ने, मैं फिर कहता हूँ, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेके नवाज शरीफ तक बेशुमार वज़राए आज़म जेलों में गए हैं, मारे खाई हैं, सब कुछ हुआ है, फांसियाँ चढ़े हैं, किसी ने ये हरकत की है कि जी ये है साइफर का अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया है, फ़लाँ पीछे पड़ गया है? एनी हाउ, मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, अदालतों के अंदर वो लड़ रहे हैं केसेस, अदालतें उन्हें बरी-उज़्ज़िम्मा करार देती हैं तो वो आएँ। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें या किसी को भी उन्हें एक पॉलिटिकल कैदी समझते हुए आवाज़ उठानी। नैब के केस के अंदर भी तो गिरफ्तारी डाली गई है ना सर। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो नैब का ही केस है और आपकी भी नैब से मुतल्लिक एक राय रही है कि नैब हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आज भी आपको नहीं लगता कि नैब इसी हवाले से इस्तेमाल हो रहा है सियासी मकासद के लिए? मैंने तो नैब की बात ही इसीलिए नहीं की है, नैब के केसेस को मैंने छेड़ा ही नहीं है। जो उन पे नैब 190 मिलियन पाउंड का या डॉलर का जो केस है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, या और भी केसेस होंगे। मैं तो साइफर का नाम ले रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग का नाम लिया जा सकता है,
और 9 मई का नाम लिया जा सकता है। देखें 9 मई तो एक हुआ है ना वाकया, कोई कंस्पायरेसी ऐसे नहीं है जो ढकी छुपी है। 64 तनसीबात पे हमला हुआ है उस दिन, एक शाम, कराची से लेके कोयटा से लेके चकदरा छावनी तक, मर्दान पंजाब रेजिमेंट तक, चकदरा के छावनी तक, और कलाबाला हसार, GHQ, ये सारी चीज़ें। यदि आप जिन साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डालने की बात करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, उसमें आप माइनस से में तहरीक इंसाफ बाकी वज़ीर आज़म की आप बात कर रहे हैं कि इनका जो है, इनकी गिरफ्तारी ठीक है, बाकी सारों की गलत थी। देखें ना, उन्होंने ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को प्लस किया है, ना किसी को माइनस किया है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की बात की है। अब आपका जी चाहे तो इनको शामिल कर लें, ना जी चाहे तो निकाल दें। वैसे आपने हुसैन शहीद और वर्दी से लेकर मियां नवाज शरीफ तक गिने थे, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बाय द वे सर, अब आगे बढ़ते हैं और अब ये बताएं सर कि इस वक्त पीपल्स पार्टी से क्या मामला चल रहे हैं आपके? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि आपकी क़यादत पर बड़ी सख्त तनकीद करते रहे, कभी महंगाई लीग आपको कहा उन्होंने, कभी आने वाला सिलेक्टेड कहा, कभी लाडला कहा, कभी वो बाबे कहते रहे, लेकिन नून लीग ने बड़ी इस पर खामोशी, बड़ा सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया। तो अब जरदारी साहब ने वो जवाब दे के, जो आपकी तरफ से आना चाहिए था वो जवाब दे के, लगता है आपका काम तो काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब सियासत इंतखाबा दायरे में आती है तो जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं वो एक दूसरे पे हल्के फुल्के हमले करते रहते हैं, चुटकियां लेते रहते हैं और छोटे मोटे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। जरदारी साहब ने जो बात कही है अपने बेटे के हवाले से, मैं नहीं समझता हूँ वो बाप बेटे के दरमियान एक मामला है, हम उसमें आना नहीं चाहते। या अगर कोई नुक्ता न 70 साल का और बुढ़ापे का और जवानी का कोई मुआजना या मुनाकशा या कोई आपस में कोई तसादम है तो वो उनके घर की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि सियासत के अंदर उम्रें नहीं गिनी जाती। पाकिस्तान बनाने वाली जो शख्सियत थी, बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो कोई नौजवान नहीं थे, जवानों में शुमार नहीं होते थे। अच्छा, जरदारी साहब जो वज़ीर आज़म के लिए आगे देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब उन्हें नज़र नहीं आ रहे, अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। नहीं, देखें, जरदारी साहब के देखने से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन जाएगा और उनके ना देखने से किसी की वज़ारत उज़्मा उससे छिन नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म तो अवाम ने बनाना है, ना नवाज़ शरीफ साहब ने जरदारी साहब को बनाना है, ना जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ को बनाना है। लिहाजा उनकी इस बात में तो मैं कोई वज़न नहीं देखता कि फ़लाँ बन सकता है या फ़लाँ नहीं बन सकता। ये तोते वाली फ़ालें जो हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। असल फ़ाल तो निकलनी है 8 फरवरी को, और वो फ़ाल निकालनी है अवाम ने। अवाम अगर किसी पार्टी की कारकर्दगी को देख के समझते हैं कि यही है जो आइंदा भी हमारी कश्ती निकाल सकेगी इस गर्दाब से, तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। अगर वो समझते हैं कि ऐसा नहीं है, वो A, B, C में से जिसका भी इंतखाब करेंगे बन जाएगा। मेरे या जरदारी साहब के या किसी और के कहने से कि फ़लाँ बनेगा या फ़लाँ नहीं बनेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये बता दें कि वज़ीर आज़म के लिए तो नून लीग के अंदर फैसला बड़ा वाज़ेह है कि मियां नवाज शरीफ आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। वज़ीर आला पंजाब के लिए भी कोई फैसला हुआ है, कोई तजवीज़ है ज़ेर गौर, ये कोई इस वाले से कंसिडरेशन कोई हतमी मराइल में दाखिल हुई है? कोई क्या शहबाज साहब आ रहे हैं वहाँ से वज़ीर आला के कैंडिडेट? देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है इलेक्शन के नताइज पे। इलेक्शन के नताइज वफाक में कैसे आते हैं, पंजाब में कैसे आते हैं, सिंध में कैसे आते हैं, बाकी सूबों में कैसे आते हैं, क्या हम सूबे किस किस सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं नहीं आते हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी इंतखाबात के बाद। हाँ, एक ओहदे के बारे में एक कंसेंसस है पार्टी के अंदर कि अगर वफाक में हमारी हुकूमत बनती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। बाकी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, एवरीथिंग इज़। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ये बताएं कि अलीम खान साहब के वाले से काफ़ी खबर गर्म है। इस्लामाबाद और लाहौर के साफ़ी हल्कों में ये डिस्कस हो रहा है कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के वाले से कोई नून लीग को कोई आइडिया दिया गया है और कहा जा रहा है कि इन्हें आप कंसिडर करें। है ऐसी कोई चीज़? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक सहाफ़ती हल्के हैं या सोशल मीडिया है, इस तरह की ख़बरें चलती रहती हैं
गर्मा गर्मी रहती है, फिर वो पस मंज़र में चले जाते हैं। असल जो सूरज है वो 8 फरवरी के बाद ही तलू होगा और पता चलेगा कि हुमा किसके सर बैठता है। उससे पहले आप जिसके सर पे बिठाना चाहें बिठा लें, आपका शौक। अच्छा सर, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद या किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट के वाले से अब क्या चांस खत्म हो चुका है, और अब जो भी इत्तेहाद होगा वो इंतखाबात हफ्ता लड़ के उसके बाद ही कोई इत्तेहाद हो सकता है अगली कोलिशन के अंदर? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ PMLN का इत्तेहाद जो है वो कभी भी नहीं हुआ, तारीख में कभी नहीं हुआ, किसी इलेक्शन में नहीं हुआ। दो राइवल पार्टीज़ हैं, दोनों इंतखाबात लड़ते हैं। हाँ, इंतखाबात के बाद हमने बहुत से काम किए हैं मिलजुल के। हमने 13वीं तरमीम की मिल के, 14वीं तरमीम की मिल, 15वीं भी की, हमने 18वीं तरमीम मिल के की। हम दो हुकूमतों में एक दूसरे के शरीक रहे। जब जरदारी साहब की हुकूमत 2008 में बनी तो उस हुकूमत का हम हिस्सा थे कुछ अरसे के लिए, और अभी जब PDM की हुकूमत में भी हम भी थे और पीपल्स पार्टी भी थी। तो हुकूमतों के अंदर इश्तराक जो है उसका रास्ता बंद नहीं है। अब भी 2024 के इलेक्शंस के बाद जो नताइज सामने आएंगे उनको सामने रखते हुए हमारा किसी भी जमात से इत्तेहाद भी हो सकता है, इत्तफाक हो सकता है, शराकते हुकूमत हो सकती है। उससे पहले इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। अच्छा सर, आपकी जो मेन राइवल इस वक्त एक जमात है तहरीक इंसाफ को ये खदशा है, वो बार बार इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि इलेक्शन से ऐन पहले कहीं उन्हें बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम ना कर दिया जाए कि उनके बंदे फिर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है, बल्ले के इंतखाबी निशान से तहरीक इंसाफ को महरूम किया जाता है, तो क्या आप ऐसे किसी इक़दाम को सपोर्ट करेंगे या उसकी हिमायत करेंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को अहमियत भी नहीं देता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए कि माजी में अगर पीपल्स पार्टी से हमने तलवार का निशान छीना तो वो तीर पे आ गए, तो तीर आज उनका मकबूल निशान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें साकिब निसार साहब ने जब 2018 में हुकूमत हमारी 2017 में गई और मियाँ साहब ने जो टिकट जारी किए थे सेनेट के लिए, वो टिकट मनसूख कर दिए साकिब निसार ने कि जी इस पे नवाज शरीफ के दस्तखत हैं। और बहुत से हमारे सेनेटर्स थे, सारे सेनेटर्स, उन्हें आज़ाद सेनेटर्स के तौर पे इंतखाब लड़ना पड़ा और वो आज भी उनके नामों के सामने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, डार साहब के सामने भी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो ये मजाक ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने वोट देना है वो जानता है कि इस शख्स का ताल्लुक़ किस पार्टी से है, उसका निशान जो भी होगा उससे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं इन चीज़ों की जो जमहूरियत की ऐनक से देखता हूँ तो ऐसी चीज़ों की या ऐसे हरबों की हिमायत नहीं करता। अच्छा सर, आप मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के कन्वीनर भी हैं। ये जो खबर आई कुछ दिन पहले कि 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियों का इरादा है मुस्लिम लीग नून का, इस पर आपने वजाहत जारी कर दी कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। ताहम NFC अवार्ड के वाले से एक सोच ज़रूर पाई जाती है कि NFC अवार्ड का जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर है, फेडरल के पास कम आता है, सूबों को 57% तक चला जाता है। ये जो है वायबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। इस पर शायद आपकी पार्टी कंसिडर कर रही है क्योंकि तब्दीली होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन वाजे कर दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी कि उसमें 18वीं तरमीम का हमारे मंशूर के अंदर उसमें मज़ीद तरमीम का कोई हवाला नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। हमारी लीडरशिप ने इस तरह की कोई हिदायत नहीं दी, किसी तरह से पब्लिक से भी ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। सो ये सवाल तो खारिज अज बहस है कि हम कोई तरमीम कर रहे हैं या 18वीं तरमीम को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, वो भी कोई जमात यकतरफा तौर पे नहीं कर सकती। उस जमात के लिए भी कंसेंसस चाहिए, सूबों का कंसेंसस चाहिए, वफाक का चाहिए, एक बॉडी है, एक तंजीम है, नुमाइंदा जो ये काम कर सकती है। लिहाजा ये भी किसी पार्टी के मंशूर का इशू नहीं है कि वो मंशूर में डाल देगी तो NFC जो है वो अमेंड हो जाएगा। NFC का एक मैकेनिज़्म है, तमाम जमातों के या स्टेक होल्डर्स के इश्तराक के बाद और सूबों के एतमाद के बाद अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई चेंज होनी चाहिए तो वो चेंज होगी। उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, हम भी होंगे, जो भी पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, मुश्तरका मफादात की कौंसल होगी। ये मिलजुल के एक फ़ैसला होगा। ये किसी के मंशूर में आ जाने से कोई इनकलाब नहीं आ जाता, ना हमने इसको अपने मंशूर का हिस्सा फ़िलहाल बनाया। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, एक ज़ाती सवाल आपसे ज़ाती नोयत का है कि आजकल सुहेल वड़ाइच साहब के साथ आपकी एक बड़ी, उसे लफ्ज़ी जंग कहा जाए या कॉलमी जंग कहा जाए, एक दूसरे के खिलाफ आपकी बड़ी टसरबाजी चल रही है, बड़ी कॉलमी जंग चल रही है, इसका पस मंज़र क्या है?
कालमी जंग कह लें या कालमी मुकालमा कह लें, ये तो कालमी मुकालमा ही है, एक तो कालमाती मुकालमा कह लें इसको, इसका कोई ख़ास पस मंज़र नहीं है। उनका एक नुक्ता नज़र है कि जी जो बार बार वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को दिल खुला करना चाहिए, मफाहमत करनी चाहिए। कल का भी कालम उनका यही था कि जिसका उन्वान ही ये है कि जो बोगे काटोगे, यानी वो नवाज़ शरीफ से कह रहे थे कि अगर आज आप पर ये जुल्म सितम खान साहब पे कर रहे हैं तो कल आप पे भी होगा। मैं उनसे शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 9 मई से या साइफ़र से या फ़ॉरेन फंडिंग से या तोशा खाना से या किसी भी मुकदमे से क्या ताल्लुक़ है। वो बेचारा 4 साल बाहर रह के आया है, बीमारी का मारा हुआ शख्स है, अभी तक मुकदमे भुगत रहा है, अभी तक पेशियाँ हो रही हैं उसकी। वो अपनी बीवी इन्हीं मौसमों में उससे चली गई, उसकी माँ चली गई, उसका बाप चला गया, वो शख्स वापस आया, आप उसे कहते हैं कि जी अब तुम इमरान खान की जंग लड़ो। भाई इमरान खान ने जो फसल कांटों की बोई है वो काट रहे हैं, हमने ये कांटे नहीं बोए थे। ये सारे कांटे, एक एक कांटा खान साहब ने अपने रास्ते में खुद बोया है। वो कोई चैम्पियन नहीं है। वो कहते आज भी कल उन्होंने लिखा जी कि वो तो चूँकि लचक नहीं दिखा रहे इसलिए उन पर तकलीफ़ आ रही है। लचक और क्या होती है? उनकी तो सारी ज़िंदगी लचक पे है खान साहब की। उनका कैरियर पॉलिटिकल शुरू होता है मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत से, उनका कैरियर ख़त्म होता है बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश से। कौन सा मार्का मारा है उन्होंने? आज भी अगर कोई खिड़की खोल के टक टक करे और कहे कि खान साहब मौजूदा आर्मी चीफ ने फ़ैसला कर लिया है कि ये सारा दफ्तर ख़त्म है, कल से आप बाहर होंगे, आज़ाद होंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप वज़ीर आज़म हैं, वो हंसते मुस्कुराते नारे लगाते बाहर आ जाएंगे। इशारों पे चलने वाले जो लोग होते हैं वो लीडर नहीं होते हैं। नवाज़ शरीफ ने तो जिद्दोजहद की है, 9 साल जलावतनी काटी है, 2.5 साल जेल काटी है, अब भी धक्के खा रहा है अदालतों के। वैसे इरफान सिद्दीकी साहब, जब अपने आप को बड़ा लीडर कहा जाता है ना, कोई दावा करता है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, मैं कौमी लीडर हूँ, तो उसको फिर अपनी ज़ात से आगे बढ़ के देखना होता है। बाकियों के लिए भी वो सोचता है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचता, अपनी ज़ात को सिर्फ नहीं देखता। दूसरा, अब वोट को इज्जत दो का नारा आपने भी लगाया, उस वक्त बड़े पुरजोश अंदाज में लगाया, और वो नारे का आपको पता है, सबको पता है कि मकसद क्या था। उससे सारा आप पीछे हट गए और होते 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 अब आप जो है महदूद होकर सिर्फ चंद जजों पे आप आ गए। हम कोई इस नारे से दस्तकश नहीं है। हमारे मंशूर में ये नारा पूरी कुव्वत के साथ मौजूद होगा। हमारी जो मूवमेंट है, इलेक्शन की कैंपेन है, उसके अंदर ये नारा, आज जो बातें कही हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है ना कि वोट को इज्जत दो, मत छेड़ो जो लोग वोट लेके आते हैं, किसी को धक्का दे के निकाल देते हो, किसी पे कुलाड़ा चला देते हो, किसी पे, यही बातें उन्होंने कही है ना। अब वोट को इज्जत और क्या चीज़ होती है? वोट को इज्जत यही है कि मत करो ये काम, और जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उन्हें हुकूमत करने दो। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहाँ बहुत से कानूनी और सियासी चैलेंजेस तहरीक इंसाफ के रास्ते में खड़े हैं। बात होगी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद नईम अदर पंजोता साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साइफर केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, 9 मई वाकयात के मुकदमात, तोशा खाना केस और इद्दत में निकाह का केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज खत्म नहीं होता कि दूसरा आ खड़ा होता है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दरपेश मुकदमात में से एक मुकदमे से मुतल्लिक यह खबर सामने आई थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीवी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा दरखास्त गुजार ने वापस ले लिया है। ताहम इस पेशरफ्त को अभी 24 घंटे भी ना हुए थे कि हाल ही में मंजर आम पर आने वाले खावर मानिका ने अपनी साबका अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जो टीवी इंटरव्यू में महाज खड़ा किया था, अब उन्होंने इस महाज को अगली इंतहाओं पर ले जाते हुए अपनी साबका अहलिया के खिलाफ कानूनी जंग भी छेड़ दी है, जिसका निशाना बुशरा बीबी से ज्यादा उनके शौहर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है। खबर मानिका ने भी आज इस्लामाबाद के सिविल जज की अदालत में पेश होकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह और नाजायज ताल्लुकात का केस दायर कर दिया है। खबर मानिका ने दरखास्त B49 सेक्शन की 34/494 6 व दीगर दफात के तहत दायर करते हुए सजा की है कि बुशरा बीबी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सख्त सजा दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरा यानी खबर मानिका का ताल्लुक पाक पतन की मानिका फैमिली से है। बुशरा बीबी से शादी 1999 में हुई।
जो उस वक्त पर पुरसुकून और अच्छी तरह चलती रही जब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुशर्रफ बीबी की हमशीरा के जरिए इस्लामाबाद धरने के दौरान मुदाखलत नहीं की। जो मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर और दरख्वास्त गुजार को यकीन है कि उसकी यहूदी लाबी के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। खबर मानिका ने बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ शिकायत कुनंदा के घर में पीरी मुरीदी की आड़ में दाखिल हुए और गैर मौजूदगी में भी अक्सर घर आने लगे। वो कई घंटों तक घर में रहते जो गैर अखलाकी बल्कि इस्लामी माशरे के असूलों के भी खिलाफ है। दरखास्त में बताया कि बुशरा बीबी ने मेरी इजाज़त के बगैर बनी गाला जाना शुरू कर दिया, हालांकि ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। मजीद लिखा कि बुशरा बीबी के पास मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स थे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर फराग होगी ने दिए थे। दरखास्त में मजीद बताया गया है कि फैमिली की खातिर सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ये सब कोशिश ज़ाया चली गई और शिकायत कुनंदा ने 14 नवंबर 2017 को तलाक दे दी। खबर मानिका की दरखास्त के मुताबिक दौरान इद्दत बुशरा बीबी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ 1 जनवरी 2018 को निकाह कर लिया। कि निकाह गैर कानूनी और गैर इस्लामी है। मजीद लिखा कि दौरान इद्दत निकाह की हकीकत मंजर-ए-आम पर आने के बाद दोनों ने मुफ्ती सईद के जरिए फरवरी 2018 में दोबारा निकाह कर लिया। खबर मानिका ने इस्तदा की कि लिहाजा ये पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 496 बी के तहत संगीन जुर्म है। अदालत ने 3 गवाहान ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खबर मानिका के मुलाजिम को नोटिस जारी करते हुए समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि 28 नवंबर का यह दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए भी इंतहाई अहम होगा कि जब उन 5 के बाद अब अडयाला जेल से बाहर नहीं लाए गए उन्हें 5 महीने से, और अब उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमात की तमाम समातों को जेल ट्रायल की सूरत में चलाया जा रहा था। ताहम अब वो पहली बार 28 नवंबर को ही साइफर केस में इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस पेशी और बज़ाहिर मंजर-ए-आम पर लाए जाने को निगरान हुकूमत भी ज़ेर बहस ला रही है और उन्होंने इस पे कहा है कि शायद इस दरखास्त को मंजूर ना भी किया जाए, लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला बकौल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म के मुताबिक उन्होंने कहा कि अदालत में लाया जाएगा। ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी अदलिया के लाडले बने हुए हैं। हुक्म किया है, हम कोर्ट के हुक्म को मनवान तस्लीम करें। कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तस्वुर ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन की स्पेशी से मुतालिक मुहतात रवैये के साथ साथ इबहम और गैर यकीनी का शिकार भी दिख रही है। मुख्तलिफ केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दिफा करने वाली उनकी वकला टीम भी इस मुतालिक कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में सीनियर रहनुमा अली जफर साहब ने ये PTI कारकुनों को मशवरा दिया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी के मौका पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स न आए। जो उनके लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं इमरान खान साहब से, उनको चाहिए कि वो, ये जरूरी नहीं है कि वो उधर आए। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का हमारी तरफ से कोई ऐसा हंगामा हो जिसकी वजह से फिर कहा जाए कि जनाब ये जेल ट्रायल होगा। वकला तो जरूर होंगे और काफी तादाद में होंगे, जलसा नुमा उसको प्रोसीडिंग्स को करने की जरूरत नहीं है। ताहम एक और वकील और तर्जुमान बैरिस्टर गौहर ने यह दावा किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पुरतपाक इस्तकबाल होगा और उनके लिए दुनिया उमड़ आएगी। पार्टी फैसला करेगी, खान साहब की हर जगह पुरतकाब जो है ना इस्तकबाल होगा। आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया कितने आएगी, इंशाअल्लाह ताला 27 को उस पर बहस करेंगे, आप देखेंगे दुनिया उमड़ आई होगी। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तर्जुमान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नईम हैदर पंजूथा ने। पंजूथा साहब बहुत शुक्रिया थे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते दिख रहे हैं। इंतखाबात से पहले इद्दत वाला केस जो कल ही खारिज हुआ था, उसमें अब खबर मानिका साहब खुद से दरखास्त गुजार बनकर सामने आ गए हैं। उनका दरखास्त गुजार बनना इस केस के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ये प्रोपेगेंडे जो है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं तो इससे पहले भी मुफ्ती सईद साहब को प्लांट किया गया और बाकायदा तौर पर PDM की हुकूमत ने PMLN ने स्पेशली इसके अंदर जो है ये सारा मामला जो है सेट किया। इसके पीछे उसकी शवाहिद कैसे मिलते हैं? PMLN के लॉयर हैं अब्बासी साहब, हर मुकदमे में वो इमरान खान साहब के खिलाफ होते हैं और इस मुकदमे में भी वो ही इस जो है मुफ्ती सईद के वकील थे। दूसरे नंबर पर वीडियो एक पैगाम आता है जब ये कंप्लेंट फाइल की गई गर्मियों के अंदर, तो वो कोट पहनकर बैठे होते हैं उस वीडियो पैगाम के अंदर। पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर गर्मियों में बर्फबारी हो रही है, तो ये वीडियो पैगाम है, ये पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था। नंबर 3, इसके अंदर ओन चौधरी और बाकी जिस तरह से अता तारड़ और ये सारे लोग आते हैं, गवाह ओन चौधरी बनते हैं, मीडिया ट्रायल पूरा किया जाता है इसके अंदर, इद्दत वाले केस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कि सादिक और अमीन नहीं रहे और उन्होंने झूठ बोला और ये किया और गैर शरई काम किया, गैर इस्लामी काम किया, जो मदीना की रियासत की बात करते थे। और आपने
नवाज शरीफ का बयान कोर्ट के अंदर भी जब ये सुना तो वाज़ेह हो गया होगा आपको कि ये किस तरह से इसके अंदर जो है ये किया गया। नंबर 2 बात, ये जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, ये सेक्शन 248 के तहत जब उस शख्स ने ये कंप्लेंट वापस लेने की सदा की तो अदालत ने उसे निपटा दिया, तो 248 के तहत खान साहब और बुशरा बीबी इस केस से, इस कंप्लेंट से, इस झूठे जो मनगढ़ंत एक दरखास्त थी उसमें से बरी हो चुके हैं। अब वही फैक्ट्स लेकर वही सारे जो हैं उस केस के अंदर गवाह कौन है, वही यौन चौधरी, वही मुफ्ती सईद, और अब खावर मानिका से उसी वकील ने ये दायर करवा दी है। अब कानून ये कहता है कि अगर एक कोई जुर्म करता है तो उसकी एक कार्रवाई की जाएगी, और ये नहीं हो सकता कि एक ही जुर्म के ऊपर या एक ही कसूर के ऊपर, एक ही मामले के ऊपर 2 दफा वो जो है केस चलाया जाए या 2 जगहों पर चलाया जाए। एक जब वापस ले लिया, 248 के तहत बरी हो गए, तो फिर वही कंटेंट लेकर दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है, जो हरकत साबित करती हैं कि ये बाकायदा तौर पर ये इसके पीछे कौन लोग हैं और ये किन लोगों ने प्लान किया। जो आज आप अपना लीगल जो डिफेंस है वो तो करेंगे अदालतों के अंदर जाके। आपके चेयरमैन तरीके साहब से मुलाकात हुई 2 रोज पहले, तो उनका इस सारे मामले पर, खावर मानिका साहब के इंटरव्यू के ऊपर जो इनके शफात वो कर रहे हैं, इस पे उनका रद्द-ए-अमल क्या था? देखिए, मेरी जब बात हुई है उनसे तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा कि जनाब इससे पहले भी इस तरह के बयानात अगवा बराए बयान आते रहे हैं और हमें पता था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का बयान जो है वो आएगा, और जिस तरह से केस बनाया गया, मानिका को उठाया गया, तो ऐसा बयान तो आने। असल बयान वो है जो उससे पहले उसने अपनी मर्जी से, जिस वक्त उसके ऊपर कोई प्रेशर दबाव नहीं था, उसने दिया। और ये हमें तो पता ही है, पूरी कौम भी जानती है। तो अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह की जात है। ये जो दुनिया में खुदा बने बैठे हैं, इनकी तोहमतों से इमरान खान साहब की जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है। और सबसे एक बड़ी अहम बात जो ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो इल्जाम लगाते हैं जी कि इन्होंने गैर शरई काम किया, मतलब उस वक्त जो है वो खावर मानिका की जो है वो वाइफ थी और उन्होंने कोई इस तरह की गलत हरकतें की। तो उसके लिए भी सबसे जो जरूरी चीज है, वो सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि जो बीबी साहब है वो इसके अंदर दरखास्त गुजार होती, ना कि उसके हस्बैंड। तो जब वो उसके अंदर उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज है ही नहीं ना, उन्होंने किसी जगह के ऊपर दरखास्त दी है, तो कोई एक बंदा उठ के ये कह दे कि उन्होंने ये किया, उसकी कोई एविडेंस है, कोई उसकी चीज है। और उसका कानून में मैं ये कह रहा हूँ कि जुर्म तब होता है जब वो खुद बंदा जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो, फॉर बीबी साहबा, वो अगर दरखास्त देती, वो कहती है कि मेरे साथ कुछ इस तरह की ज्यादती हुई, यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये एक इल्जाम लगाना, आप इस बात की तस्दीक इस चीज से कर लें कि यही खावर मानिका साहब कह रहे हैं कि 2018 में जो है उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तबादले होते थे, उसमें जनाब बड़ा रोल था फरद का, उसका, इसका। जब भाई आपसे उनकी अलहदगी होगी, तलाक होगी, आपको कैसे पता? हुकूमत तो बाद में आई है ना कि ये सारी काम होते, तब आपका तो कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये सारी चीजें खुद ही, जब कोई इंटरव्यू ये बड़ा इनको कोई गलत है, उसे पता ही नहीं होता कि ये जुमला बोलना है, ये जुमला नहीं बोलना, तो वो ऐसी कोई ना कोई बात छोड़ जाता है जिससे ये पकड़े जाते हैं। ये ट्रांसफर तबादलों से मुतालिक अपनी हुकूमत पे तो आप लोग नहीं मानते थे, आज आपको मानना पड़ रहा है सारा कुछ। अच्छा, ये बताएं कि 28 तारीख को साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी है इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि शानदार इस्तकबाल करेंगे, जबकि अली जफर साहब कह रहे हैं कि अदालतों में बिल्कुल किसी को नहीं आना चाहिए, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या है? आएंगे लोग वहां पे या क्या होगा? इस्तकबाल के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा? देखें, इस वक्त जो पोजीशन ये है कि इससे पहले भी इमरान खान साहब के साथ लोग पेश होते रहे और टारगेट किया गया वर्कर्स को और खान साहब को, और खान साहब के ऊपर मुकदमा बना दिए गए कि आपने तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराव किया, आपने ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक की, ये किया, वो किया। तो मेरी राय तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई ऐसी दोबारा उनको मौका मिले और सिक्योरिटी का वो बहाना बनाए। अली जफर साहब ने इस हवाले से बात की होगी, और गौहर साहब ने जो बात की है वो लोगों की विशेष को देख के बात की होगी कि लोग क्योंकि चाहते हैं, मुझसे भी राब्ता कर रहे हैं, लोग कहते हैं हमें बताइए कि हमने पूरा जो है वो इस्तकबाल जबरदस्त तरीके से करना है, फूल लेकर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो जो भी फाइनल लाए अमल होगा, उन्होंने अपनी अपनी ओपिनियन दी है, जो फाइनल लाए अमल होगा वो आपको सामने आ जाएगा
क्योंकि अभी तक जो है इंतजामात हम देख कोई नहीं रहे कि कोई पेशी के हवाले से इन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर किया हो कि कोई इस तरह की कोई चीज मंजर आम पर आई हो। अदालत ने बुलाया है, देखते हैं होता क्या है। क्या आपको यकीन है कि 6 तारीख साहब को 28 तारीख को जेल में पेश कर भी अदालत में पेश कर भी दिया जाएगा, जो कि इससे पहले भी किसी पेशी पर भी उन्हें किसी अदालत में नहीं लाया गया, बल्कि अदालत उठ के जाती है अडयाला जेल या अटक जेल में जाती रही है? देखिए, बहाना सिर्फ ये बनाते हैं कि सिक्योरिटी के खतरात हैं। तो जब इमरान खान साहब सिक्योरिटी मांग रहे थे, जब उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, जबरदस्ती अदालतों में वारंट निकाल कर पेश किया गया, जख्मी थे, के ऊपर आते हैं और सिक्योरिटी। और आप ये देख लें कि नवाज शरीफ की सजा जो है वो सस्पेंड ही कोई नहीं हुई, उस वक्त तक वो मुजरिम थे तो उनको प्रोटोकॉल शुरू हो गया था। तो ये बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें नजर आती हैं। आपके सामने वजीर दाखिला का बयान है जो कहते हैं कि इमरान खान अदालतों के लाडले हैं, कि किस तरह से जो करंट जो निगरान सेटअप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहा है। आज एक पीटीआई के जो है वो हमने वीडियो देखी, मुख्तलिफ जो है लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई हैं दीप के अंदर, जलसा में लोग। तो ऐसी अगर सूरत हाल होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे वो कहेंगे कि वो पॉसिबल होंगे? और इसी की कड़ी है, ये केस दूसरी की कड़ी है जो आपके सामने मंजरेआम पे चीजें आ रही हैं और इनके जो हथकंडे हैं वो वाज़ेह कर रहे हैं कि किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। IMF के साथ मामला दोबारा से ट्रैक पर हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो हालत है वो कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। मुआशी तौर पर मुल्क की मईशत शायद बेहतर हो रही हो, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन एक आम आदमी की मईशत नीचे गिरती चली जा रही है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिसका स्टॉक मार्केट 60,000 से क्रॉस कर गई है और IMF के साथ हमारा प्रोग्राम भी ट्रैक पर है। 7 दिसंबर को कभी इम्कान है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की इमदाद जो है, जो बेल आउट पैकेज है, उसकी मंजूरी दे देगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक आम आदमी की मईशत है वो ठीक नज़र नहीं आ रही, चूँकि महंगाई जो है वो दूसरे हफ्ते बदस्तूर 41% से जायद पर खड़ी है। इसके साथ साथ अब मजीद बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होने वाला है। पाकिस्तानी अवाम कैसे बर्दाश्त करेंगे सूरत हाल को और कब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी, बात करेंगे माहिर मैशत डॉक्टर हकान नजीब साहब से। सर, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में कीमती वक्त। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर तो बेहतरी की तरफ जाते हुए इशारे दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी की मईशत जो है वो बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। बिजली गैस की कीमतों में पहले भी इजाफा हुआ, अभी एक और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगने वाली है और साथ साथ जो गैस की कीमतें हैं वो भी मजीद बढ़ने वाली हैं। तो महंगाई पहले 41% से ऊपर खड़ी है, लगता है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी और ये आपको कब तक साइकिल जारी रहता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, सो यू आर राइट ऑन बोथ द काउंट्स। एक तो ये कि मैक्रो स्टेबिलिटी के जो इनिशियल साइंस हैं वो तो बिल्कुल यहाँ हैं। उसमें अगर आप ये देखें तो एक्सटर्नल सेक्टर को थोड़ा सा सहारा मिल रहा है, रुपए की जो कदर है उसमें भी आपको दोनों तरफ एक कंफर्टेबल सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का जो फिजिकल है वो थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर्स को कट किया। IMF का प्रोग्राम इस सारी चीज को तकवीयत दे रहा है। कुछ एनर्जी सेक्टर के चैलेंजेस हैं, आई डोंट थिंक कि उनको इन द शॉर्ट रन मीट किया जा सकता है, बट एक कोई कोशिश हो रही है कि ये किया जाए कि एटलीस्ट जो फ्लो है सर्कुलर डेट का उसको संभाला जा सके। दो हम जो IMF के साथ टारगेट था वो ये था कि 155 अरब रुपया हम 3 माह में बिल्ड करेंगे, हमने 227 अरब बिल्ड किया, सो वी हैव नॉट बीन एबल टू मीट दैट टारगेट। बट इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो अच्छी आई है। सो आपने देखा कि एक चीप स्टॉक मार्केट थी उसने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल बॉन्ड्स हैं जो ट्रेड होते हैं वो भी थोड़े से रिवाइव हुए हैं। ये एक ओवरऑल सिनेरियो है, फंड के प्रोग्राम में रहना पड़ेगा, इसी के साथ साथ अपने एक्सपेंडिचर्स को संभालते हुए चलना पड़ेगा। महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि कुछ तो एक्सटर्नल वजूहात थी वो कुछ सबसाइड की हैं क्योंकि आपने रुपए की कदर को देखा कि थोड़ी सी इस्तेहकाम आया। इंटरनेशनल ऑयल की कीमत संभली तो आपने थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल की कमी की प्राइसेस में 48 रुपए
पेट्रोल में और डीजल में मेरे ख्याल है 32-33 रुपए कमी की। बट जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए। एनर्जी की कीमत, ये जो अभी आपने SPI का जिक्र किया जो 41% बढ़ा हुआ आ रहा है लास्ट ईयर से, ये इसलिए आ रहा है कि गैस की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है। और ये समर इसलिए भी है कि 3.5 साल में आपने गैस की कीमत नहीं तब्दील की। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि इन चीज नुकसान देखते हुए बिल्कुल आप देखिए, समर में जब गवर्नमेंट में था तो मैंने नेपरा में एक ऑटोमेटिसिटी पैदा करने की कोशिश की कि ये हुकूमत के हाथ से निकाल लें ये चीज़। हुकूमत जो सब्सिडी देना चाहती है वो टारगेट कर दे, बट नेपरा ओगरा प्राइसेस का डिसीजन लें और उनको अनाउंस करें, वरना सरकार में तो 6-6 महीने गुजर जाते हैं, हम उसको अनाउंस नहीं कर पाते। समर ये भी देखिए कि केयर टेकर सेटअप था। 1 जुलाई को ओगरा ने कीमत तब्दील की गैस की, उन्होंने 1 नवंबर को की क्योंकि 2 नवंबर को IMF का मिशन आ रहा था। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर गवर्नमेंट्स टू टेक दीज काइंड्स ऑफ वेरी टफ कॉल्स जो प्राइसिंग के होते हैं। फिर भी इन्होंने की, PDL को 50-60 रुपए तक ले गए। आपको मालूम है कि ये भी फंड से तय था। ये जो एनर्जी का पास थ्रू है ये अभी गुजर नहीं रहा। दूसरा ये कि अभी भी हम कमोडिटीज पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे। दो एग्रीकल्चर ने पिकअप किया है, पर जो स्मॉल शॉर्टफॉल्स हैं वो अभी भी प्ले कर रही हैं। आपको पता है चीनी में थोड़ा सा बिजली, ये जो बिजली की ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार बेसिस पे, फोर्टनाइटली के बजाय 15 दिन के बजाय हफ्तावार बेसिस पे कीमतें रिव्यू करने की एक तजवीज़ है, आप क्या समझते हैं? ये बेहतर तजवीज़ है, ये होना चाहिए ऐसा? देखिए, आप हफ्तावार कर लें, आप महीने पे कर लें, आपको कॉस्ट ऑफ सर्विस तो रिकवर करनी है, जो डीलर मार्जिन है वो भी रिकवर करना है। ये सब चीज़ें तो आपने रिकवर करनी ही करनी है। हफ्तावार करेंगे तो वो फिर हर वक्त लोग इसी चीज़ में लगे रहेंगे। थोड़ा मेरा ख्याल है कि हमें इसमें से निकालना भी चाहिए मुल्क को, थोड़ी सी हमें सर्टेनिटी देनी चाहिए। जितनी सर्टेनिटी देंगे ना चीज़ों की कि अब 1 महीना लोग भूल के अपना काम करें। आई थिंक बहुत कौम जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है कि आज कीमत इस चीज़ की तब्दील हो रही है, और कीमतें जो कि इतनी रैंडमली तब्दील हुई हैं पिछले 1-1.5-2 सालों में कि आई थिंक इट हैज बिकम वेरी ट्रबलसम फॉर मैन्युफैक्चरर्स के वो अपने फैसले कैसे करें, फॉर द आम आवाम के वो अपना घर का बजट कैसे बनाएं। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम में अपना कीमतिया जो हमारे जितने भी बैरूनी जितने भी फैक्टर्स हैं वो तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से महंगाई एक्सटर्नल फैक्टर कम हुआ है, लेकिन इंटरनली जो है पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो काबू में नहीं आ पा रही। उसमें कुछ इंतज़ामी मसाइल भी हैं, कुछ दीगर मसाइल भी हैं। उम्मीद है कि महंगाई पे निगरान हुकूमत जल्द काबू पा लेगी ताकि आवाम थोड़ा सुख का सांस ले सके। आज की शुभ में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।